नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। हाल ही में प्रदीप शर्मा को एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया है, जिसके चलते बहुत सारे अधिकारियों ने मुझे व्हाट्सएप पर विनती की कि इस प्रक्रिया, इसके बारे में, जांच के बारे में मैं कुछ कहूं। लेकिन मैं विनती करना चाहता हूं कि इस वक्त एनआईए अपनी जांच कर रहा है और एक प्रतिष्ठित संस्था होने के कारण उनके जांच के बारे में और जांच प्रक्रिया के बारे में कुछ भी कहना उचित न होगा। परंतु हाँ, इस विषय को लेकर मैं अपने कुछ मत अवश्य आपके सामने रखूंगा, जिस पर आप अवश्य विचार करें। प्रदीप शर्मा हो या सचिन वाजे हो या इसके पहले भी कई अधिकारी अरेस्ट हुए, इन सब प्रकरणों और इन सब के बारे में मैं दो मुद्दे रखना चाहूँगा। पहला प्रशासकीय मुद्दा होगा और दूसरा जो वास्तविकता से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा उस बारे में कहूँगा। पहला जो प्रशासकीय मुद्दा है कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के कलम 3 अनुसार पूरे महाराष्ट्र में एक पुलिस दल होगा। परंतु अगर हम बारीकाई से देखें तो महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आने वाले सारे पुलिस आयुक्तालय सीधे पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य को रिपोर्ट करते हैं और उनके सीधे नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। परंतु मुंबई ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां का पुलिस आयुक्तालय पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य के सीधे नियंत्रण में नहीं आता और उसकी कोई भी जवाबदेही पुलिस महासंचालक के प्रति उतनी नहीं है जितनी कि अन्य पुलिस आयुक्तालय देते हैं। तो क्या मुंबई महाराष्ट्र स्टेट से अलग है या मुंबई कोई केंद्र शासित राज्य है जिसकी कि अपनी अलग से कोई संस्था है, अपना अलग से कोई कानून है? इसी स्वातंत्र्य के वजह से मुंबई पुलिस में स्वैराचार वरिष्ठ लेवल में काफी हद तक बढ़ा हुआ है। मुंबई पुलिस में एक बार आईपीएस प्रवेश ले लेता है मुंबई पुलिस के क्षेत्र में, तो मुंबई पुलिस से बाहर जाना वो अपनी खुद की तौहीन समझता है। लिहाजा वो पुलिस महासंचालक कार्यालय को अपनी गिनती में ही नहीं लेता। तो शासन प्रशासन से मेरी विनती है कि मुंबई महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के चलते कलम 3 अनुसार महाराष्ट्र पुलिस दल में एक ही पुलिस दल की रचना जो कहा गया उस पर पूरा अमल किया जाए। दूसरा पहलू जो है वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस दल में एक इंटेलेक्चुअल वर्ग जिसे कहा जाता है वो आईपीएस, और ये जो आईपीएस में इंटेलेक्चुअल वर्ग है इसमें सारे आईपीएस नहीं बल्कि कुछ गिने चुने 8, 10, 15 होंगे आईपीएस जो अपने इंटेलेक्चुअल पना का, अपनी बुद्धिमत्ता का गैर उपयोग करते हैं, जिसका परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। और यह कोई आज नहीं हुआ है। श्री डी शिवानंदन जी से लेकर परमवीर सिंह जी तक, या कहें तो हेमंत भाई नगराले जी तक, यही प्रथा चली आ रही है। होता क्या है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं सारे आईपीएस अधिकारियों के बारे में नहीं कह रहा हूं। अच्छे अधिकारी आईपीएस बहुत हैं, लेकिन उन्हें अच्छे होने का तोहफा यही दिया जाता है कि उन्हें साइड ब्रांच में रखा जाता है। और कुछ एग्जीक्यूटिव में भी हैं, उन एग्जीक्यूटिव में से जो कुछ दूषित बुद्धि के लोग हैं या जो मुंबई में आने के बाद में मुंबई की चकाचौंध में जिनके दिमाग खराब हो जाते हैं, ऐसे आईपीएस अधिकारी एक सोची समझी रणनीति के तहत पहले तो अपना ग्रुप बनाते हैं आईपीएस का, ऐसे मिलती जुलती जो विचारधारा के आईपीएस उनसे, और ये आईपीएस लोग सर्वप्रथम यह डिक्लेयर करते हैं कि मुंबई में यदि वो नहीं होंगे तो मुंबई में कोई भी कायदा सुव्यवस्था नहीं होगा, कोई उसे संभाल नहीं सकेगा। मुंबई पूरी की पूरी मतलब कायदा सुव्यवस्था बिगड़ जाएगा, यहाँ पे सब दुराचार अनाचार सब फैल जाएगा, मुंबई पूरी डूब जाएगी। यही वो पहले इस चीज़ को पब्लिक के बीच में इन के इन पकड़ने लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों के बारे में
इन ग्रुपों में से यह भी लिख के दिया गया है कि यदि यह अधिकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर कंपाउंड से बाहर किया गया तो मुंबई में इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, कायदा और सुव्यवस्था का बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण हो जाएगा जिसे कि संभाला नहीं जा सकेगा। ऐसी क्या खासियत है उनमें? आज उनको वहां से निकालने के बाद भी मुंबई सुरक्षित है। मुंबई में कायदा सुव्यवस्था तो है ना। ये एक दो गिने चुने प्रसंगों से पूरे मुंबई की कैपेबिलिटी, उसकी मेरिट्स, उसके जो काम है उसको नहीं आंका जा सकता है। हम आते हैं इन दुष्ट बुद्धि वाले या भ्रमित बुद्धि वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बारे में, जो गिने चुने 8 से 10 है, ज्यादा नहीं है। ये पहले इस तरह से प्रचार फैलाकर एक टीम का गठन करते हैं जिसमें कांस्टेबल से लेके सीनियर पीआई या एक आध एसीपी भी लिया जाता है। ये वो अधिकारियों का चयन करते हैं जो कि दागी हों, जिन पर कोई डी चल रही हो, किसी केस का उनके ऊपर रजिस्टर हुआ हो, सस्पेंडेड हों या अन्य कोई प्रशासकीय कार्रवाई उनके ऊपर चल रही हो। उन्हें ये नज़दीक लेते हैं, उनका एक टीम बनाते हैं, उनको पूरी तरह से समझाया जाता है, उनके दिमाग में भराया जाता है कि यदि आप हमारे कहने के हिसाब से इस टीम में काम करेंगे तो आपके सारे जो आरोप हैं, एलिगेशंस हैं, सस्पेंशन हैं, सब रिवोक करके आपको एक मुख्य धारा में ले लिया जाएगा और आप हमारे कहने के हिसाब से काम करें। मरता क्या ना करता वे इनको ज्वाइंट हो जाते हैं, इनकी टीम में ज्वाइंट हो जाते हैं। फिर उस टीम को अच्छा नाम दिया जाता है, कोई एक CIO, SOS, क्राइम ब्रांच, एक DCP स्क्वाड, CP स्क्वाड, इस तरह के उनको नाम दिया जाता है और पूरे मुंबई के क्राइम ब्रांच में और इस सब जगहों पे इनको फैला दिया जाता है। उसके बाद में यह वरिष्ठ अधिकारी जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो गिने चुने, फिर कह रहा हूँ, बुरे नहीं बारे में नहीं कह रहा हूँ, वो इनसे मनचाहा उनके मन अनुसार वो कार्य करवाते हैं, यहाँ तक कि उनसे अपराध भी करवाते हैं, जिसे वे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तकमा देते हैं। काफ़ी अच्छे उसके लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे इस तरह के अपराध के काम कराए जाते हैं। और यदा कदा कुछ ऐसा घटा जिससे कि वो एक्सपोज हो गए या कुछ एलिगेशंस हो गए, केसेस हो गए, तो होता क्या है, यही टीम के सदस्यों को या तो मुंबई के बाहर भेज दिया जाता है या उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, उन पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है, या वे कभी कभी जेल भी चले जाते हैं, जेल के सलाखों के पीछे, जिसके उत्कृष्ट उदाहरण रहे हैं दया नाइक, प्रदीप शर्मा, सचिन वाझे, बोराडे, नंद कुमार गोपाले, कोतमीरे इत्यादि। इन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, इन्हें सस्पेंड होते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं। लेकिन एक भी इनके आका जो इस तरह की टीम बनाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई आज दिन तक नहीं हुई। ये मुंबई में है और मुंबई में ही रहेंगे, मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे। एक नहीं 15 वर्षों तक के मुंबई CP कंपाउंड छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते, चाहे इनके ऊपर हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए आदेश किया हो या DG लेवल के अधिकारियों ने इनके ऊपर इंक्वायरी और गुना दाखिल करने के लिए कहा हो, फिर भी ये रहेंगे मुंबई पुलिस कमिश्नर के कंपाउंड के भीतर ही और वहीं से अपना राज्य चलाएंगे। मेरा कहना है सारे कांस्टेबल से CP तक के दर्जे के जो मपो और मपोसे के पुलिस कर्मचारी हैं, कभी यदि कोई गलती आपसे हो जाती है जाने अनजाने में, तो उसे फेस करिए। क्या होगा, प्रशासकीय कार्रवाई होगी, डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी, हो सकता है उसमें कुछ दंड आए, कुछ पनिशमेंट आए। उस प्रक्रिया में आप अपील कर सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं, गृह मंत्रालय में जाकर उससे आप अपील करके उसको क्लियर करवा सकते हैं। लेकिन इस तरह के रास्ते ना अपनाइए इनसे कि वे तुम्हें मदद करेंगे, नहीं, वे आपसे गलत काम करवाएंगे, आप गलत काम करके इनके घर भरेंगे और खुद जेल में जाएंगे। जरा सोचिए,
आपके ऊपर इस तरह के आरोप, इस तरह से प्रेस में आपकी बदनामी, जेल, इससे आपके कुटुंब पर कितना बड़ा गहरा और विपरीत प्रभाव पड़ता होगा। आपकी जवान लड़कियां जो कॉलेज में हैं या कहीं सर्विस पे हैं, वो अपने कलीग्स लोगों के साथ में किस तरह से नज़र मिलाती होंगी, उन्हें क्या जवाब देती होंगी। और आप भी अपने बच्चों से किस तरह से नज़र मिला सकते हैं अगर इस तरह के आरोप आप पे आ गए। तो किसके लिए कर रहे हैं आप? इन वरिष्ठों के लिए? महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के कलम 64 के अंदर वरिष्ठों के लीगल कमांड्स को, फिर कह रहा हूं लीगल कमांड्स यानी वाजबी आदेश की पूर्तता वाजबी मार्ग से ही करना है। कोई गैर वाजबी मार्ग का अवलंबन न करें, अपराध का हिस्सा न बने, क्योंकि इनके पास आपके द्वारा कमा के दिया हुआ इतना पैसा है जिससे वे इतने ताकतवर बन गए हैं कि शासन भी उनको अरेस्ट करने में डरता है, आदेश देने में। और इनके पास इतने पैसे और इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि न्यायपालिका का भी मजाक करने से नहीं चूकते। जिसका ज्वलंत उदाहरण अभी का जो केस चल रहा है गाडगे का और परमवीर सिंह जी का, रोहतकी और जो बड़े बड़े बाली, इस तरह के जो बड़े बड़े वकील हैं, काउंसिल हैं, ये इनके लिए खड़े हो रहे हैं, जो कि सिर्फ ब्रीफ, किसी भी प्रकरण का ब्रीफ पढ़ने के लिए लाखों रुपए लेते हैं। अपीयरेंस की तो आप बात ही न करो कितना पैसा जाता है। तो ये उनको पैसे देके उसको सामने खड़ा करके कायदा और न्यायपालिका का मजाक उड़ा सकते हैं। इनको अरेस्ट जल्दी नहीं होती। वही हमारा ऑफिसर, कांस्टेबल से लेके एसीपी तक का ऑफिसर तुरंत उठा के अंदर कर दिया जाता है। तो कृपा करके अपना नहीं तो अपने कुटुंब का विचार करें, अपने फैमिली का विचार करें, फैमिली इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का विचार करें। और कृपा करके किसी भी हालत में किसी भी वरिष्ठ ने आपको कितना भी पावर दिया हो कि आप डायरेक्ट सीपी को रिपोर्ट कर सकते हैं, बीच के लोगों को पूछने की जरूरत नहीं, आपको स्पेशल ऑफिस देंगे, स्पेशल गाड़ियां देंगे, कोई जरूरत नहीं है। किसी भी आपराधिक मामलों में उसका हिस्सा न बने इनके कहने से, वरना भोगना आपको और आपके कुटुंब को ही है। इनके पास पैसा है, न्यायपालिका से खेल सकते हैं। जाते जाते मैं श्री परमवीर सिंह जी और छोटा चेतन ग्रुप को किसी शायर ने की जो कहा है उसकी 2 पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहूँगा। वक्त है तुम्हें तुम्हारा सब कुछ लौटा देगा, यह वक्त है तुम्हें तुम्हारा सब कुछ लौटा देगा, वक्त के पास कहाँ रहमो करम होता है। परमवीर सिंह जी, वक्त के पास रहमो करम नहीं होता। ये जरूर आपका सब कुछ आपको लौटाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।